कोई समय ज़ाया ना करते हुए मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम की शुरुआत करी जाए और पैनल हमारे साथ एक के बाद एक लगातार जुड़ेंगे और प्राइम न्यूज़ के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे कि असल में कोरोना काल के दौरान किस तरीके से सरकार ने, किस तरीके से डॉक्टर्स ने कार्य किया है। ख़ास तौर से आज का कार्यक्रम ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, ज़्यादा लोगों को इसलिए और ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव हमारे देश के अंदर आ चुकी है। तो आगे आने वाले समय में सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से लोगों को बचाने का काम करेंगे, डॉक्टर्स की क्या तैयारियां हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम पहलुओं पर बात होगी और लगातार ये पैनल डिस्कशन चलते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा प्राइम न्यूज़ के जरिए जो लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो ये लगातार पैनल डिस्कशन ज़रूर देखें, क्योंकि आपके काम की बातें ही इस मंच पर होने जाएंगी और यकीन मानिए ये वो बातें होंगी जो आपके और आपके अपनों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल, तो आज अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चर्चा होंगी और इसीलिए सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत करेंगे और इसके लिए चर्चा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक सर को। विवेक जी मंच पर आइए और मंच अब आपके हवाले। सर Good afternoon, everyone. And finally, we are here to salute those warriors who have actually created a wonderful, marvelous milestone towards fighting with that pandemic, which is called COVID-19 now, today. So before, starting this first panel, I would love to request to Shri Puran Dawar ji from the Dawar Industries. I would love to invite you on this stage, as a panelist. So, Puran Dawar ji basically, has running Saksham Dawar Memorial Trust, which has exactly created a marvelous, wonderful job for common people, providing food and everything during the COVID time particularly. And I would now love to invite Sahil Khanna ji from Romsons. I would need a chair. Please. So for the first panel, as we are making it big. So we have the panel now. I will introduce on basic behalf Shri Puran Dawar ji from Dawar Industries and Saksham Dawar Memorial Trust from Agra. आप इसके साथ ही साथ हमारे साथ साहिल खन्ना जी हैं, Romsons, which has definitely created a wonderful job for making PPE kits and definitely उस टाइम में PPE kit का जितना ज़रूरत थी उस PPE kit को जनता तक पहुंचाना, इनके पूरा 7 वेयर हाउसेज हैं जहां पर उन्होंने रात दिन मेहनत करके पूरा कोविड टाइम पे उन्होंने अपने ड्यूटी को, फ़र्ज़ को अंजाम दिया। वेलकम साहिल जी। श्री अतुल गर्ग जी हमारे साथ में हैं, माननीय राज्य मंत्री जी स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ श्याम जाजू जी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, आप पूर्व उपाध्यक्ष दिल्ली बीजेपी से। साथ ही साथ राणा AK सिंह जी प्रोफेसर हमारे साथ में हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के MS भी हैं, साथ ही डायरेक्टर भी हैं। हमारा जो आज का जो फर्स्ट पैनल है, ये इसका टाइटल है चैलेंजेस फॉर पैंडेमिक इन इंडिया, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ बिग क्वेश्चन। जिस वक्त हम पिछले फरवरी में जनवरी की अगर बात करें तो ये कोविड-19 जैसा पहला नाम
लोगों के बीच में सुनने को मिला है। और ऐसे टाइम में ये ज़रूरत है कि आज हम ये चीज़ें समझ सकते हो कि जब पैंडेमिक हमारे देश में आया तो हमें किस लेवल पे तैयारियां करनी थी और उस तैयारियों के दौरान भी कितने मुसीबत, कितने चैलेंजेस सामने आए हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा श्री पूरन डाबर जी के साथ में, फिर इसके बाद मैं और अपने डिग्निटरीज तक पहुंचूंगा। पूरन डाबर जी से शुरुआत करते हैं। पूरन जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, चैलेंजेस किस तरह से रहे आपका, अगर शुरुआती दौर की बात की जाए, और अब तक हम किन स्थितियों में देखते हैं खुद को? देखिए, मुझे लगता है कि भारत ने एक विश्व में उदाहरण प्रस्तुत किया। 130 करोड़ का देश, और 130 करोड़ के देश को लॉकडाउन में लाना एक असंभव सा कार्य था। प्रधानमंत्री की एक अद्भुत क्षमता लोगों को प्रभावित करने की, और 22 मार्च को 2020 को यह घोषणा की, एक दिन के लॉकडाउन की। उसके बाद में 21 दिन के 2 लॉकडाउन, निश्चित रूप से एक असंभव सा दिखने वाला जो कार्य था वो कार्य हुआ और विश्व में एक उदाहरण के रूप में सामने आया। और यही कारण है कि जो विकसित देश हैं उनसे कहीं अधिक हम इसको सीमित करने में कामयाब हुए। मात्र आज की भी अगर फिगर्स देखें तो 1,24,00,000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से मात्र 1,61,000 हमने लोग खोए, जो 1% से थोड़ा सा अधिक। और अगर पूरे देश की जनसंख्या को देखा जाए तो 130 करोड़ की जनसंख्या में वो कहीं 0.01% नगण्य सी आती है जी। काफ़ी कुछ हम लोगों ने, लेकिन अब समय है कि हमें डर से बाहर निकलना है। हम किसी दूसरे लॉकडाउन को आज हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। सावधानी के साथ में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन डर को कतई हमको निकालना होगा कि मैं कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम कहीं ओवर कॉशियस भी इसमें हुए हैं। सावधानी ज़रूरी है, लेकिन अपने देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको भी साथ में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, मैं इसके साथ ही, क्योंकि सबसे बड़ा ज़रूरत थी वो थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो मैं डॉक्टर प्रोफेसर राणा जी से मैं जानना चाहूँगा। सर, जिस वक्त शुरुआती दौर के जो हालात रहे होंगे, आप डायरेक्टर हैं RML से, जो सबसे पहले इंसान जो विश्वसनीयता के साथ अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों का रुख करता है, और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर हालात इतने बेकाबू थे, तो क्या स्थितियाँ रहीं और आज के दौर में हम अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं कोविड-19 की इस लड़ाई में? सबसे पहले तो मैं प्राइम न्यूज़ के जो जितने अधिकारीगण हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, शुक्रिया सर, जो कि इस सभा या पैनल डिस्कशन का आयोजन किया है सर। और जो वॉरियर्स जो आज अपना जो पुरस्कार लेंगे उनको बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं। शुक्रिया सर। अब आते हैं असली सवाल पे। पिछला एक साल जो 2020 पूरे विश्व के ऊपर से ऐसे गुजरा है कि इस विश्व का हर आदमी चाहेगा कि काश 2020 को हम भूल गए होते। सही बात है। देखिए, नागासाकी और हिरोशिमा पे बम्बार्डमेंट हुआ था जी। आप देखिए, अभी भी ये 70 साल से ज़्यादा हो गया होगा, अभी भी जनमानस के दिलो दिमाग में वो एक इतना वो जो मंजर था अभी भी वो जीवित है जी। वो जो दोनों बम्बार्डमेंट हुआ था वो 2 शहरों पे हुआ था, हिरोशिमा और वो नागासाकी और हिरोशिमा पे, और वो सीक्वेंशियल हुआ था, एक साथ दोनों शहरों पे भी नहीं। एग्जैक्टली। ये जो कोरोना जो पैंडेमिक है पूरे विश्व पे एक साथ कहर बन के टूट पड़ा है जी। क्या किया है, बहुत वो तब भी किया है और आज भी हम उसे अछूते नहीं हैं। याद करिए 1 साल पहले के वो जो ब्राज़ील के दृश्य, अमेरिका के दृश्य, यूरोप के दृश्य, जहाँ पर कि ग्रेवयार्ड्स में डेड बॉडी को दफन करने की जगह नहीं थी, बड़े बड़े लॉरीज में
डेड बॉडीज को सैक्स की तरह रखे हुए थे। जी और मैंने कहा कि आज भी पिछले एक हफ्ते में ब्राज़ील में 60,000 डेथ हुआ है। जी एक हफ्ते में 60,000 डेथ। तो ये जो भयावह दौर से जो ये विश्व गुजरा है और हम लोग जो गुजरे हैं, अब उसमें है कि हम लोगों को, जैसे मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ, समाज ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी और सभी लोगों ने हमें बहुत सराहा है। देखिए, जब मैं एक भी दिन ऐसा नहीं था उस दौर में जब मैं अस्पताल नहीं आया हूँ और मरीज़ नहीं देखा हूँ। और जब मरीज़ देखते हैं, इलाज करते रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं याद रहता कि क्या होने वाला है। लेकिन जब थोड़ा सा भी आप आराम करते होते हैं, जब मरीज़ नहीं देख रहे होते हैं, तो एक ख्याल गुजरता था कभी कभी दिमाग से कि क्या इसके बाद जिंदा भी रह पाएंगे कि नहीं। तो वो बड़ा दहशत भरा वातावरण था। और हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ एक बात बता दूं कि युद्ध के समय में जैसे सैनिकों के पास ऑप्शन नहीं होता है युद्ध के मैदान में नहीं जाने का, वही स्थिति हम लोगों के साथ थी। हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल, नहीं था कि बिल्कुल। हम अस्पताल नहीं जाएं या इलाज नहीं करें। तो सारे हेल्थ केयर वर्कर्स मिल करके अभाव में, दिक्कतों में, लेकिन वो एक जज्बा था, एक जुनून था कि जो लोग बीमार होकर के हमारे पास कोरोना के साथ आ रहे हैं। आपको कोरोना के वार्ड की स्थिति बताता हूँ। जो कोरोना वार्ड है, वहाँ जो भी मरीज भर्ती हो जाता है, उसका कोई रिश्तेदार उस वार्ड में नहीं जाता। नहीं जा सकते। मैक्सिमम तो सारे रिश्तेदार होम क्वारंटाइन हो जाते हैं अगर एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें कोई नहीं जाता है। उसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स जो है जा करके सिर्फ इलाज और दवाई नहीं करते हैं, उनकी तीमारदारी भी करते हैं। भोजन देना है, कौन देगा? जी। पानी पिलाना है, कौन पिलाएगा? यूरिनल, जैसे यूरिन करने के लिए पॉट देना है, कौन देगा? टॉयलेट तक हाथ पकड़ के ले जाना है, कौन देगा? तो ये सारा काम हम लोगों ने किया है। और मैं बताऊं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या देश की जनता हो या आप लोग हों, जितना सम्मान और जितना स्नेह दिया हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कि हम लोग ना बहुत भावुक हो जाते थे बिल्कुल सर, कि सैल्यूट है। देश की जनता क्या करेगी। देखिए, लोग बोलते हैं कि तालियां बजाई गई, थालियां बजाई गई, तो वो जो तालियों की गूंज और थालियों की गूंज को हम लोग कैसे देखते थे? हम लोग ये देखते थे कि देखिए साहब, ये बालकनी से जो विजुअल दिख रहा है, ये बालकनी में खड़े 10 लोग हमारे लिए नहीं ताली बजा रहे हैं। देश के कोने कोने का कोने से आ हर रही थी वो। व्यक्ति बिल्कुल। अपने हृदय की उद्गार बता रहा है कि भाई आप लोग जो हमारे लिए कर रहे हो, हम लोग अभिभूत हैं और हम लोग आभारी हैं। तो ये जो चीज़ें ये करी गई, अभी जैसे अभी हुआ कि पीपीई किट के बारे में, जब लोग हम शुरू जब हम अस्पताल में वार्ड में जाते थे, हमारे पास पीपीई किट नहीं होता था। था। नहीं था। तो मैं आपको नमन करता हूं कि आप लोगों के जो इंडस्ट्री के प्रयास से जी। पूरे विश्व में पीपीई का फैब्रिक नहीं था चाइना के अलावा, हमारे इंडस्ट्री ने उसको लग करके पीपीई किट बनाया। और पीपीई किट हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आप लोग याद करिए, जैसे कवच कुंडल इंद्र भगवान ने बिल्कुल कर्ण सही जी बात को है। दिया था, हमारे लिए वो कवच कुंडल लाइफ की जैकेट की तरह तरह, था। लाइफ लगता जैकेट था कि अगर हमारे शरीर पे ये जब तक पड़ा हुआ है तो हमें कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जज्बे से लगे रहे। और जब हम लोग इलाज करते थे तो हम सोचते थे हम किसका इलाज कर रहे हैं? हम अपनों का तो इलाज कर रहे हैं, हमारे लोग बीमार हैं, हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है और हमको उनकी जान बचानी है। जब आप इस प्रोफेशन में आप जब कदम रखते हैं तो पहले दिन से ये आप धीरे धीरे करके मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि जब कोई बीमार है तो उसके लिए अपनी जान लगा देंगे। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, हमको सहयोग और जो सराहना या स्नेह जो पूरे देश से मिला है, वो हम लोगों को अभिभूत रखा है। और वही हमारा प्रेरणा स्रोत था जिसके चलते कि हम लगातार लगे रहे। हमने कीमत चुकाई है, लोगों की जान गई है। मैं बताऊं, हमारे अस्पताल में 7 लोगों की जान गई है। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, अकेला लीवर का डॉक्टर हमारे अस्पताल का 45 साल का श्रीमंत साहू, द ओनली हिपेटोलॉजिस्ट, 45 साल का प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उनकी जान चली गई।
और मतलब 7 लोगों की हमने जानें गंवाई हैं अपने अस्पताल से। उसमें ऑफिस में काम करने वाले थे, उनकी जान गई है, जो सफाई कर्मी थे उनकी जान गई है। तो हम लोगों ने कीमत चुकाई है, लेकिन ये कीमत और जितने लोगों की हमने जान बचाई है उसके हिसाब से लगता है कि ठीक है, आप अगर कोई बड़ा काम करेंगे तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। समर्पण। अगर लास्ट में आपको जो रिजल्ट मिला वो अगर सराहनीय है तो वो जो कीमत जो चुकाई है हमें चुकानी भी थी, हमने चुकाई भी हैं, और कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज मैं जिंदा हूं, चलिए, उस साथ में मैं नहीं हूं। जी डॉक्टर साहब, बस एक और सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि जिस तरह से अभी सर ने भी कहा, मोहसिन सर ने, कि अभी दूसरी वेव जो शुरू हो रही है, पहले तो चलिए ठीक है हम तैयार नहीं थे, एक अचानक से जैसे बम्बार्डमेंट की तरह आपने बात किया वो था, अब हम किस स्तर पर हैं और क्या अब ये जो दूसरी वेव है, हालांकि इंसान को खुद ही अपना सतर्क रहना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, वो सारी चीज़ें करें जो गाइडलाइंस में है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और दूसरी वेव फिर से जो है हिट कर रही है। और यही टाइम था जब लास्ट ईयर बात हो रही थी, उसी समय शुरुआत थी, लॉकडाउन यही दौर था। लेकिन अभी की जो स्थितियां बात करें, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है, खासतौर से गवर्नमेंट लेवल पर? देखिए, उस समय के हालात और आज के हालात में बहुत फर्क पड़ गया है। उस समय का हालात क्या था कि कोरोना वाले मरीज हमारे पास होते थे, लेकिन जो नॉन कोरोना वाले जो पेशेंट थे, वो मरीज जिनको कोरोना नहीं हुआ है, उनकी संख्या नगण्य के बराबर थी। काफ़ी लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे, आवाजाही का साधन नहीं था, उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन आज जो नॉन कोरोना वाले पेशेंट्स हैं उनकी भी संख्या बहुत बढ़ गई है, और कोरोना वाले मरीजों की भी संख्या जागरूक है, बढ़ गई है। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग ना, आप अगर माने मेरी बात, तो हम लोग ना वॉर रूम चलाते हैं अपने अस्पताल में। वॉर रूम से मतलब है कि अभी हम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे कोरोना के मरीजों का संख्या बढ़ेगा तो हम उस फैसिलिटी को बढ़ा देंगे, और अगर घटेगा तो नॉन कोरोना वाले जो मरीज हैं उनका भी इलाज हमको करते रहना है। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल हमको लगा कि हम जो कोरोना वाला जो आईसीयू है उसकी संख्या शायद ज़रूरत हमको बढ़ जाएगी। कल मैंने शाम को जो जितने लोग कोरोना वाले इलाज में लगे हुए हैं उनके साथ बैठ करके कि भैया अभी जो है ना, ये आईसीयू की संख्या कोरोना के लिए बढ़ा दो, क्योंकि मान लीजिए अगर कुछ एक्स बेड हैं उसमें 1-2 अगर खाली रहे हैं, उसके बाद अगर हम ये कदम उठाएंगे तो शायद नाकाफी होगा। तो हमको लगने लगा कि ये जो कोरोना वाला हमारा आईसीयू का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो अब अगर भर जाएगा तो उसके पहले ही बढ़ा दो। तो एक प्रकार से ना कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। और मतलब लेकिन ये माना जा सकता है कि पहले जो दौर था वो 1 साल के बाद हम आज इतनी मजबूत हैं, चाहे वो मानसिक स्तर पर, चाहे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, कि हम लोग तैयार है और आम जनता समझ रही है कि इससे कैसे छुटकारा पाना है। वैक्सीनेशन हमारे पास है, लेकिन फिर भी सतर्कता की ज़रूरत है। और हेल्थ इंडस्ट्री और जैसे खास तौर से आप जैसे लोगों ने जो काम किया है, वी रियली सैल्यूट एंड आई विश कि इसके लिए सभी लोगों की तरफ से एक ग्रेट तालियों का जो है गुड़गड़ाहट जो है लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं श्याम जाजू सर के पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले लास्ट में हम सर श्याम जाजू सर के पास और अतुल जी से बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक जो यंग चैम्प हमारे सामने है, क्योंकि ये नौजवान है और इन्होंने जितना रिसर्च बेस्ड और चैलेंजेस, एक तरह से सैनिक की तरह फ्रंट पे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, मैन पावर को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, रात दिन मेहनत करके 24 घंटे में मास्क और पीपी किट, जो कि जीवन अमृत था, जैसे प्रोफेसर राणा ने भी कहा। तो आई वुड आस्क यू साहिल जी कि रोमसन्स का उस समय क्या मार्कअप हुआ और किस तरह से शुरुआत की, और जो लॉकडाउन का टाइम रहा पीपी किट को बनाना और उतना लेवल पर उस नंबर ऑफ प्रोडक्शन था, वो कितना बड़ा चैलेंजेस रहा उस दौरान? थैंक यू विवेक जी। एम आई ऑडिबल? ऑडियो या तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि जो कोविड-19 जो ये चैलेंज था पूरे वर्ल्ड के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था सिंस वर्ल्ड वॉर 2, और it has had a crippling effect on multiple economies and societies and it is continuing to do so. जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ 22 को, 23 से पूरी कंट्री में केओस और पैनिक की सिचुएशन शुरू हो गई। एंड फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स सच एज अस, हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि हमें क्या करना है, हमें अपनी फैक्ट्रीज़ को रन करना है, उसको कैसे रन करेंगे। तो वी हैव एन इंडस्ट्री बॉडी, एक
इंडियन एसोसिएशन फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, उसके थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेशन से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते थे, उनसे गाइडलाइंस लेते थे कि हम कैसे अपने प्लांट्स को रन करें। तो 8 से 10 दिन लग गए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को वापस शुरू करने में। एक बार जब फैसिलिटी शुरू करी तो लेबर की, वर्कमैन की एक सिवियर शॉर्टेज हो गई। हमारे जो कोविड से पहले जो लोग थे वो सिर्फ 10 to 15% रह गए, क्योंकि सारे वर्कमैन अपने अपने विलेजेस जा चुके थे। फिर अगेन हमने एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से परमिशन ली, डिफरेंट विलेजेस में बसेस को भेजा, उनके लिए परमिशन पासेस अरेंज करे, उनको वापस फैक्ट्री में बुलाया, उनको बोर्डिंग एंड लॉजिंग की फैसिलिटी दी। उनकी सुरक्षा हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक बार वो हो गया तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोविड से पहले जितने भी इंडियन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स थे वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रहे थे। जैसा कि पीपी किट है जो मैं, चलिए मैं साहिल जी आपके पास भी दोबारा से ले लेता हूँ, लेकिन मैं श्याम जाजू जी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले सर गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा पैनिक था कि लोगों को कम्युनिकेट कैसे करना है। जैसे रोमसन्स की अगर बात की जाए, आरएमएल की बात की जाए, पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लोगों को एक मतलब कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन लेवल पर जो बांधना था, जिससे कि जनता में भी पैनिक क्रिएट ना हो, और वो जो दौर था उससे भी निपटकर आसानी से हम बाहर निकल सके और इसको रोका जा सके। तो रोमसन्स और जिस तरह से आरएमएल जैसे बात हो रही है, क्योंकि सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करना बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय, तो गवर्नमेंट की तरफ से सर किस तरह की बातें जो वहाँ तक कम्युनिकेट किया गया? सबसे पहले समयोचित विषय पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया सर। जो विषय आपने बताया है ये सही है कि ये वैश्विक महामारी जब आई, अनफोरकास्टेड, किसी को जिसका अनुभव नहीं, किसका एहसास नहीं, इस प्रकार का ये संकट आया था। और हमारे जैसे तो डेमोक्रेटिक देश के लिए तो ये बड़ा संकट था। लोग सोच भी नहीं सकते थे। एक बार मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया में बोलते समय बोला कि इस ऑस्ट्रेलिया की कितनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या हिंदुस्तान में एक समय रेलवे में बैठी मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई अभी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक था आज़ादी के 70 साल बाद भी। वो क्यों रहा, कैसे रहा, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, पर वो ऐसा होने के बावजूद डाबर जी ने जैसे कहा 130 करोड़ के देश में 1.25 करोड़ लोग छोड़ दिए, तो 128 करोड़ और 75 लाख लोग इनसे हमने दूर रखे, बचाए, इनकी इम्यूनिटी ने काम किया। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के बाद भी ये किया, और इस दौरान इतनी बातें, पूरे देश का मानस बनाने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसके कोई और इसको पूरे विश्व ने फॉलो किया। अब हमें भी मालूम है ताली बजा के कोरोना खत्म नहीं होता है, थाली बजा के नहीं होता है, पुष्प वर्षा करके नहीं होता है, पर वो लोगों की हिम्मत बढ़ाने का काम। डॉक्टर साहब ने कहा जो मैदान में लड़ रहा था जान हथेली पर रखकर, उसका मॉरल बढ़ाने का काम किसका है? पूरा देश कानून से नहीं चलता, रेजोल्यूशन से नहीं चलता, तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर, मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूं, मुझे ऐसा लगा कि जिस दिन थाली बजाने को कहा, मेरी कॉलोनी यहाँ की इस प्रकार का वहाँ का केमिस्ट्री है कि लोग आएंगे नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो पॉलिटिकली अलर्ट, में इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे पहले आधा घंटा लोग थाली लेकर अपने गैलरी में वेट कर रहे थे कि कब शुरू हो रहा है। ये माहौल हमने देखा है। हम 12-12 हजार रोटी रोज, एक घर से 12 रोटी 1000 घर से कलेक्शन करके लोगों ने अपना काम किया है। आपत्ति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का काम मोदी जी ने किया। डॉक्टर्स का, कोरोना वॉरियर्स का, सफाई कर्मचारियों का, पत्रकारों का, सबका मॉरल बढ़ाया, और देश ने जैसे इसकी हिम्मत से काम किया, मैं आपको कह सकता हूं, अभी भी मैं देख रहा हूं कई लोगों के पास होममेड मास्क है। तो प्राइम न्यूज कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहा है और दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में ये कार्यक्रम चल रहा है। श्याम जाजू का आप सुन रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।